Hello kids, all of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to sharing books back exercise, question answer, word meaning of this chapter. So in my previous video, I had shared chapter explanation. If you have not seen, then go to the video and watch the chapter. Now let's start books back exercise, question answer and difficult word meaning. So let's start. Question number 1 from the story, mark the sentences as true or false. Oliver grew up in the orphanage in England. This is true. Number 2, Oliver was shifted to a workhouse when he was 8 years old. No, it's false. When he is 9 years old. Number 3, Oliver was sent away to work for Mr. Sowerberry, who was a carpenter. This is false. He is undertaker. Number 4, Oliver met a boy named Artful Dodger on his way to London. This is true. Number 5, Artful Dodger forced Oliver to go to the old gentleman's residence. Yes. Fagin was the leader of gang of pickpockets. True. Number 7, Fagin wanted Oliver to learn the art of pickpocketing only from Artful Dodger. This is true. So the next question is matching. Here are some proverbs and their meaning. Let's come here to match correct meaning from the proverb. So the first proverb is action speak louder than words. कहने का मतलब है कि काम शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है. अगर कि हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लेकिन हम काम कुछ भी नहीं करते तो वो बेकार है. तो इस प्रोवर्ब की सही मीनिंग जाएगी डी में. देखिए, व्हाट समवन एक्चुअली डज. एक्चुअली इंसान जो कुछ भी करते हैं मीन्स मोर, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है देन व्हाट दे से, बनिस्पत उसके कि वे क्या कहते हैं. ठीक है, तो काम ज़्यादा प्रभावशाली होता है कथनी के आगे, कि कहते तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पर करते कुछ भी नहीं. इसका सही मीनिंग डी में जाता है. नंबर 2 है बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी कि भिखारी चयन करता नहीं हो सकता. भिखारी के पास चयन करने के लिए कुछ भी नहीं होता. तो इसकी जो हमारा नंबर 2 है इसकी सही मीनिंग जाएगी एफ में, और ये एफ हमारा छिप रहा है इसलिए मुझे ये हटाना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकूं. देखिए, आइए, इसकी सही मीनिंग जाएगी एफ में. पीपल विथ नो अदर ऑप्शन मस्ट बी कॉन्टेंट विथ व्हाट इज़ ऑफर्ड. जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता चुनने के लिए, उनको जो ऑफ़र किया जाता है उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है. नंबर ए वाले में डी था. नंबर 3 देखिए, बेटर लेट देन नेवर. इसका मतलब हुआ देर आए दुरुस्त आए, यानी हम किसी काम को नहीं करें उससे अच्छा है कि हम थोड़ी देर से उसे कर लें. यानी हम करें तो सही, देर से ही सही हम काम तो करें. तो इसका जो सही अर्थ है वो जाएगा ए में. इट इज़ बेटर टू डू समथिंग दैन नॉट डू इट एट ऑल. नंबर 4 देखिए, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी भी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंक सकते हम. ठीक है, मान लीजिए किसी का अपीयरेंस तो बहुत अच्छा होता है बट वो अंदर से अच्छा नहीं होता, तो ये प्रोवर्ब उन्हीं के लिए है कि किसी भी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए. किसी भी इंसान को उसके बाहरी दिखावा से भी हम नहीं आंक सकते. हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो लेकिन बाहरी जो उसकी दिखावा है वो अच्छा ना हो. तो इसकी करेक्ट मीनिंग जाएगी एच में 4 का. देखिए यहाँ, डू नॉट जज समवन और समथिंग बाय अपीयरेंस अलोन. तो नंबर 4 का किस में जाएगा? नंबर 4 का हमारा जाता है एच में. ओके. नंबर 5 चलिए, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होगा भाग्य निडर के
पक्ष में रहता है। अगर हम डरते रहे और हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। तो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो निडरतापूर्वक अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सही मीनिंग जाएगी नंबर 5 की, वो जाएगी आपकी बी में, और बी हमारा चला गया है ऊपर। तो हम फिर से चलते हैं ऊपर और अब हम मिलाएंगे नंबर 5 को बी से। अ सक्सेसफुल पर्सन इज ऑफन वन हु इज़ विलिंग टू टेक रिस्क। अब मैं दोबारा से आपको ये सारा लास्ट में करके दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये बीच में छिप जा रहा है ना, तो फिर सारा एक साथ नहीं हो सकता है। आपने अब तक तो कर लिया होगा। चलिए नंबर 6 को हम देखेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने सुना भी होगा, इसके बारे में लिखा भी होगा आपने कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हमें हमेशा अपने काम के प्रति और हर चीज़ के प्रति ईमानदार, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमें क्या होना चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ईमानदारी जो होती है वो हमेशा ही सर्वोत्तम नीति होती है। तो नंबर 6 की जो मैचिंग है वो जाएगी जी में। देखिए, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेल द ट्रूथ दैन टू लाई। हमेशा सच बोलना या सत्य के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत की झूठ के। ओके, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपने यहाँ पे मिला दिया। नंबर 7 में देखिए, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। इसकी हिंदी मीनिंग होगी, एक तस्वीर 1000 शब्द से बढ़कर होता है। एक तस्वीर जो आप अपनी बनाते हैं, अपनी जो इमेज बनाते हैं, वो 1000 शब्दों से भी बढ़कर होता है। नंबर 7 की करेक्ट मैचिंग जाएगी सी में। देखिए, अ पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स। वर्ड्स की अपेक्षा जो आपका पिक्चर है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, वो पूरी कहानी आपकी बता देगा। नंबर 8 में देखिए, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी हम कहते हैं ना हिंदी में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो उसकी मीनिंग यही है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे लोग एक साथ ही रहते हैं कि थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो नंबर 8 की जो मैचिंग है वो जाएगी ई में, और यहाँ देखिए ई, पीपल विद द सेम टेस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर। एक जैसे तरह के लोग जो होते हैं, जिनका एक जैसा टेस्ट हो और एक जैसी इंटरेस्ट हो, वे लोग एक साथ पाए जाते हैं, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। नंबर 9 में देखिए, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। इसकी जो सही मीनिंग, जो हिंदी मीनिंग होगी वो होगी, सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता है। हर अच्छी चीज़ों का अंत होता है, ऐसा नहीं कि वो फॉरएवर ही रहते हैं। तो हर एक का अंत होता है, तो हर अच्छी चीज़ का अंत होता है, इसकी सही मीनिंग होगी। और इसकी मैचिंग जाएगी, मैं मैचिंग आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ करूँगी तो ये छिप जाएगा। नंबर 9 की जो मैचिंग है वो जाएगी जे में। देखिए, गुड टाइम डू नॉट लास्ट फॉर एवर। और नंबर 10, ब्यूटी इज़ द आई ऑफ द बी होल्डर। यानी सुंदरता देखने वालों की आँख में होती है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो सभी को अच्छी लगे। हो सकता है आपके देखने का नज़रिया कुछ और है और दूसरों के देखने का नज़रिया कुछ और है। इसलिए सुंदरता क्या होती है, देखने वालों की आँख में होती है। तो इसकी करेक्ट मैचिंग जाएगी आई में। दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल और एडमिरेबल मे नॉट बी अपील टू अनदर। यहाँ देखिए, ये हो गई हमारी मैचिंग पूरी। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज ओलिवर, हाउ डिड ही रीच लंडन? द आंसर इज, ओलिवर वाज अ लिटिल ऑर्फन बॉय. Oliver worked under Mr. Sorvery. Oliver got into a big fight with Noah, one of Mr. Sorvery's apprentices, in which Mrs. Sorvery took Noah's side and helped him to beat Oliver. Oliver cried in his room that night and decided to run for London. क्वेश्चन है
कि ओलिवर कौन था और वो लंदन कैसे पहुंच गया। तो ओलिवर एक छोटा ऑर्फन यानी कि अनाथ लड़का था जो कि मिस्टर सॉरवेरी के अंडर में काम करता था। एक बार क्या होता है कि जो सॉरवेरी के अप्रेंटिस यानी कि बहुत कम सैलरी में जो काम करने वाले नौकर होते हैं उनको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो वो सॉरवेरी के यहाँ काम करता था, नॉ नाम था उसका। उसके साथ एक बार क्या होता है, ओलिवर का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है जिसमें सॉरवेरी की जो वाइफ होती हैं वो नोआ का साथ देती हैं और ओलिवर को बहुत मारते हैं दोनों। उस रात ओलिवर अपने कमरे में बहुत रोता है और तभी वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा और वो लंदन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फैगिन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड ही टेक बिफोर ओपनिंग ट्रैप डोर। फैगिन कौन थे और वो कौन सी सावधानियां बरतते थे जब वो ट्रैप डोर को खोलते थे। तो आंसर होगा फैगिन वाज लीडर ऑफ पिक पॉकेट्स। फैगिन जो थे पिक पॉकेट्स के लीडर थे। व्हेनेवर फैगिन ओपन द ट्रैप डोर ही वॉज श्योर दैट नो वन वॉज वॉचिंग हिम। तो जब भी वो अपना ट्रैप डोर जब खोलते थे तो वो ये आश्वस्त हो जाते थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज फैगिन फ्यूरियस विथ ओलिवर when he is realized that he was awoke? Answer is Fagin was furious with Oliver when he realized that he was awoke because Fagin felt that Oliver had seen all the precious jewelry items and its hiding place. May he would not tell anyone about it. यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि फैगिन क्यों डर गया था जब उसने रियलाइज़ किया, जब उसे ऐसा लगा कि ओलिवर जग गया है। तो वो इसलिए डर गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फैगिन जो था वो डर गया था इसलिए क्योंकि उसने सोच लिया था कि कहीं ओलिवर ने उसके सारे ज्वेलरी आइटम्स को तो नहीं देख लिया, कहीं उसने उसको छुपाने की जगह तो नहीं देख ली और कहीं वो इसके बारे में किसी और को बता तो नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ओलिवर बिलीव दैट फैगिन वॉज इंडीड अ माइजर। ओलिवर को कैसे विश्वास हो गया कि फैगिन सचमुच ही कंजूस है, मक्खी चूस है। तो आंसर होगा इसका ओलिवर बिलीव दैट फैगिन वॉज इंडीड अ माइजर बिकॉज डिस्पाइट द प्रॉपर्टी ही हैज़ ही वॉज लिविंग इन सच ए वेरी डर्टी प्लेस। ओलिवर को इसलिए विश्वास हो गया कि फैगिन जो है वो एक बहुत बड़ा कंजूस है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके पास होने के बावजूद भी वो एक गंदी जगह पे रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज चार्ली बेट्स। चार्ली बेट्स कौन था। आंसर है चार्ली बेट्स वॉज अ फ्रेंड ऑफ आर्टफुल डोजर एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पिक पॉकेट गैंग। तो यहाँ पे है चार्ली बेट्स कौन था, आर्टफुल डोजर का एक दोस्त था और वो भी पिक पॉकेट गैंग का एक मेंबर था। पिक पॉकेट गैंग यानी कि पॉकेट मार गैंग का एक सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड चार्ली बेट्स एंड डोजर गॉट फॉर फैगिन। चार्ली बेट्स और डोजर फैगिन के लिए क्या लेकर आए थे। आंसर होगा चार्ली बेट्स बाउट 4 पॉकेट हैंडकरचीफ्स while डोजर बाउट अ कपल ऑफ पॉकेट बुक्स फॉर फैगिन। चार्ली बेट्स 4 हैंडकरचीफ्स लाता है, वहीं पर जो डोजर है, आर्टफुल डोजर, वो एक जोड़ी पॉकेट बुक्स लेकर आता है। पॉकेट बुक्स का यहाँ मतलब है वॉलेट या हैंडबैग, इस तरह की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड फैगिन डिसाइड टू टीच ओलिवर। आंसर है यहाँ पे है, क्वेश्चन का मतलब है कि फैगिन ने क्या निर्णय किया कि वो ओलिवर को क्या सिखाएगा। आंसर है फैगिन डिसाइड टू टीच ओलिवर द आर्ट ऑफ बीइंग गुड पिक पॉकेट। आंसर होगा कि फैगिन ने डिसाइड किया, फैगिन ने निर्णय लिया कि वो ओलिवर को एक अच्छा पॉकेट मार बनाएगा। नंबर 8 में है, डिस्क्राइब द क्यूरियस एंड अनकॉमन गेम दैट फैगिन, चार्ली एंड डोजर प्लेड। यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कौन सा ऐसा गेम था, अनकॉमन गेम था जो कि फैगिन, चार्ली और डोजर खेल रहे थे। तो आंसर 8 में है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। इन दिस अनकॉमन गेम ऑल द 3 प्रैक्टिस फॉर पिक पॉकेटिंग। फैगिन एक्ट लाइक एन ओल्ड जेंटलमैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट carrying a snuff box, a note case, a watch with guard chain, a spectacle case and handkerchief in his pocket and trotted up and down with a stick.
All this time, the two boys followed him closely about getting out of his sight. At last, Dodger trod upon his toe while Charlie Bates stumbled up against him behind. In that one moment, all those available things disappear. They play game again and again. यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग होगी कि वो लोग जो एक अनकॉमन गेम खेल रहे थे वो एक तरह का प्रैक्टिस था पॉकेट मारी करने का. यहाँ पे क्या होता है, फैगिन जो हैं वो एक ओल्ड जेंटलमैन की तरह एक्ट करते हैं और वो अपने साथ रखते हैं एक स्नफ बॉक्स रखते हैं. स्नफ बॉक्स एक ऑर्नामेंटल बॉक्स होता है. नोट केस यानी कि जो पर्स होते हैं जिनमें हम पैसे रखते हैं. वॉच विथ गार्ड चेन यानी कि घड़ी, जो पहले के ज़माने में जो लोग घड़ी पहनते थे उसको क्या करते थे, वो अपने वेस्ट के साथ गार्ड चेन से वो बांध के रखते थे. स्पेक्टिकल केस यानी चश्मे का डब्बा होता है उनके साथ. और एक हैंकर चीप होती है जो कि उन्होंने अपनी जेब में रख रखा था और कमरे में क्या कर रहे थे, वो चहलकदमी कर रहे थे जैसे कि एक जेंटलमैन किसी भी समय घूमते रहते हैं. इस दौरान वो जो दो लड़के थे यानी आर्टफुल डोजर और चार्ली बेट्स वो उनको फॉलो कर रहे थे. उनकी नज़रें बचाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे. लास्ट में क्या होता है कि जो डोजर होते हैं वो क्या करते हैं, फैगिन के पैरों पर, फैगिन के टोज पे चढ़ जाता है और ठीक उसके पीछे ही जो चार्ली बेट्स है वो उसको धक्का देकर और तेज़ी से गिरा देता है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है. और उसी क्षण क्या होता है, वो सारी अवेलेबल चीज़ें जो कि उनके जेब में थी, फैगिन के जेब में थी, वो सारी चीज़ें उसी मोमेंट गायब हो जाती हैं. तो इस तरह से वो लोग एक तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे पॉकेट पिक पॉकेट का. और ये गेम वो लोग बार बार खेल रहे थे. एक बार ख़त्म होता था फिर शुरू कर देते थे. आइए इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे. तो सबसे पहले है वर्क हाउस. In the United Kingdom, a public institution in which the poor children of a small district receive food and lodging in return for work. वर्क हाउस क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है ये, जहाँ के गरीब बच्चे, छोटे छोटे जो जिला के जो बच्चे थे, गरीब बच्चे होते हैं वो वहाँ पे रहते थे. वो वहाँ पे काम करते थे और बदले में उन्हें भोजन और रहने का जगह दिया जाता है. ओकम, लूज फाइबर ऑब्टेन्ड बाय अनट्विस्टिंग ओल्ड रोप. ओकम क्या होता है, लूज फाइबर यानी खुला फाइबर होता है और जिसको कि ट्विस्ट करके अनट्विस्ट होता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है. जो पटसन जिसे हम कहते हैं ना, वो होता है ये. नंबर 3, ग्रुअल, अ थिन लिक्विड मेड ऑफ ओट मील बॉइल्ड इन मिल्क और वाटर. ग्रुएल क्या होता है, दलिया की तरह का एक चीज़ होता है जिसे कि हम जैसे दूध में या पानी में पकाकर खाने लायक बनाते हैं. तो ठीक ऐसा ही एक खाने का चीज़ होता है जिसे दूध और पानी के साथ पकाया जाता है, दलिया की तरह. अंडरटेकर, अ पर्सन हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर फ्यूनरल्स. अंडरटेकर कौन होते हैं, अंडरटेकर वे होते हैं जो जैसे अगर कोई मर जाता है तो उनकी जो अंतिम क्रिया कर्म का जो सामान होता है या प्रबंधन जो होता है जिसको वो अरेंज करते हैं, उन्हें अंडरटेकर कहा जाता है. पिक पॉकेट, अ पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम पीपल्स पॉकेट. पिक पॉकेट क्या होता है, वे आदमी जो दूसरों की जेब से सामान निकाल लेते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें निकाल लेते हैं बिना उन्हें पता चले. नंबर 6 है ट्रैप, शॉर्ट फॉर ट्रैप डोर. ट्रैप क्या है, ट्रैप डोर का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे. रिमूवेबल पैनल इन अ फ्लोर, सीलिंग और रूफ. जो ट्रैप डोर होता है वो क्या होता है, ऐसा छुपाने वाला जगह जो कि सीलिंग में या रूफ में होता है या फिर कभी कभी फर्श में भी होता है. एक पैनल होता है जिसमें हम अपने सामानों को छुपा कर रख सकते हैं. मीकली यानी जेंटली और सबमिसिवली यानी विनम्रता पूर्वक. Upon my word, an exclamation of surprise or emphasis. नंबर 9, माइजर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था. माइजर का मतलब होता है बहुत कंजूस. अ पर्सन हु कीप्स मनी बट डज नॉट लाइक टू स्पेंड इट. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसे हों लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहते. नंबर 10, डिफरेंशियल. तो यहाँ डिफरेंशियल का मतलब होगा रेस्पेक्टफुल यानी आदरणीय. स्प्राइटली, लिवली,
या फुल ऑफ एनर्जी। पॉकेट बुक्स यानी वॉलेट्स, पर्स और हैंडबैग्स। इंजीनियस का मतलब होगा यहाँ पे क्लेवर एंड इन्वेंटिव। अपवर्ड्सली यानी लाउडली। स्नफ बॉक्स आ स्मॉल ऑर्नामेंटल बॉक्स फॉर होल्डिंग स्नफ या पाउडर टोबैको। स्नफ बॉक्स क्या होता है? ऑर्नामेंटल बॉक्स होता है जिसमें पाउडर टोबैको रखते हैं। नंबर 16 नोट केस। इसकी मीनिंग है वॉलेट फॉर होल्डिंग बैंक नोट्स, यानी वॉलेट। नोट केस का मतलब होता है वॉलेट जिसमें कि हम पैसे रखते हैं, नोट रखते हैं। नंबर 17 में देखिए शिलिंग, और शिलिंग का मतलब है यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन ब्रिटेन अंटिल 1971। शिलिंग यूनाइटेड किंगडम का एक पैसा है जिसे 1971 तक यूज़ किया जाता था, या 1971 तक था ये। लैड का मतलब है अ बॉय और अ यंग मैन। हर्थ का मतलब होता है द फ्लोर ऑफ फायर प्लेस, यानी फायर प्लेस का ऊपरी सतह। नंबर 20 ट्रॉड यानी स्टेप, यानी चहलकदमी करना। चलिए हम आगे इसके और भी क्वेश्चन आंसर कुछ रहते हैं उसको भी देखते हैं एक बार। आइए अब हम करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपकी बुक में नीचे है। वहाँ पे जो आपके बुक्स की पेज नंबर 29 पर है और 29 एंड 30 पर है, तो इसे हम करेंगे अभी। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ देखिए कुछ लाइनें दी हुई हैं, उनको पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन बने हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ सुनते जाइए, आप सिर्फ देखते जाइए, सब कुछ मैंने कर दिया है। नंबर 1, डिड यू सी एनी ऑफ दीज प्रिटी थिंग्स माई डियर, सेड द मैन, laying his hand upon the box after a short pause। यहाँ पे ही से स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर कौन है? स्पीकर है यहाँ पे फैगिन। ये उस संदर्भ में है जबकि ओलिवर जग गया था, जब फैगिन ट्रैपडोर निकाल के अपनी सारी चीज़ें, सारे जेवरात को देख रहे थे। उस समय जब ओलिवर जग गया था और ओलिवर ने वो सब कुछ देख लिया था, तब ये फैगिन उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने ये सारी प्रीटी थिंग्स देख लिए थे क्या? तो उसी बारे में क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर। तो स्पीकर यहाँ पे कौन है? ये स्टेटमेंट फैगिन के द्वारा बोला हुआ है, तो स्पीकर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द स्पीकर एड्रेसिंग। यहाँ पे जो स्पीकर है वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? द स्पीकर एड्रेसिंग ओलिवर। नंबर सी, व्हाट प्रीटी थिंग्स इज द स्पीकर रेफरिंग टू। यहाँ प्रीटी थिंग्स से स्पीकर का क्या मतलब है? द प्रीटी थिंग्स इज द स्पीकर रेफरिंग टू द मैग्निफिसेंट गोल्ड वॉचेस एंड अदर ज्वेलरी आइटम्स। नंबर डी, व्हाट डज द स्पीकर से टू द लिसनर अबाउट द प्रीटी थिंग्स। लिसनर्स को प्रीटी थिंग्स के बारे में वो जो स्पीकर हैं, जो फैगिन हैं, वो क्या बताते हैं? He says that this is his little property and he is live upon them in his old age। वो बताते हैं कि ये उनकी स्मॉल प्रॉपर्टी है जिसके सहारे वो अपना बुढ़ापा काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक स्टेटमेंट है जिसे ध्यान से देखिए। द फोर सैट डाउन टू द ब्रेकफास्ट ऑन द कॉफ़ी एंड सम हॉट रोल्स विच द डॉजर हैड बॉट होम इन द क्राउन ऑफ हिज हेड। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि वो चारों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं, कॉफ़ी साथ में उनके होता है और कुछ हॉट रोल्स होते हैं जिन्हें कि डॉजर अपने हैट में छुपा कर लाया था। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द 4 पीपल हु सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ वो जो 4 जने हैं, वो 4 जने कौन कौन हैं? फैगिन, ओलिवर, डॉजर एंड चार्ली बेट्स। ये 4 पर्सन हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ बैठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है, वेयर आर दीज 4 पीपल एट द करेंट मोमेंट। करेंट मोमेंट यानी उस क्षण वे लोग सब कहाँ थे? एट फैगिन्स होम। वे सब उस समय फैगिन के होम पर थे, घर पर थे। नंबर सी, वाई हैज़ द डॉजर गॉट द
hot rolls in the crown of his head? क्यों डॉजर हॉट रोल्स को अपने क्राउन के अपनी टोपी में लेकर आया था? क्यों लेकर आया होगा? शायद वो इसलिए लेकर आया होगा क्योंकि उसने उसको चोरी की होगी. मे बी डॉजर स्टोल दोज रोल्स सो ही हिड दैम इन हिज हैट. वो चुराया होगा क्योंकि उसका तो काम ही था चोरी करना, पॉकेटमारी करना. तो वो इस तरह से हॉट रोल्स जो वो लेके आया था, हो सकता है उसने उसको चोरी की हो और उसको छुपाने के लिए उसने अपने हैट में रखा हो. नेक्स्ट नंबर 3 है, यू आर अ क्लेवर बॉय माई डियर, सेड द प्लेफुल ओल्ड जेंटलमैन पैटिंग ओलिवर ऑन द हेड अप्रूविंगली. यहाँ पर जो फैगिन है वो ओलिवर को कहते हैं, यू आर ए क्लेवर बॉय, तुम एक बहुत चालाक लड़के हो माय डियर. वो प्लेफुल ओल्ड जेंटलमैन कहते हैं उसके सर पे हाथ रखकर सहानुभूति या उसकी प्रशंसा करते हुए कह सकते हैं. नंबर ए में फिर उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, हु इज़ द ओल्ड जेंटलमैन. आंसर होगा इसका फागिन. ओल्ड जेंटलमैन कौन थे? फागिन थे. नंबर बी, why does the old gentleman say that Oliver is a clever boy? Because Oliver learned the art of pickpocketing very quickly as he take out Fagin's handkerchief without feeling him. जो ओलिवर होता है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से पिक पॉकेटिंग सीख रहा था, पॉकेट मारी सीख रहा था. और उसने क्या किया था, उसका एक एग्जाम्पल उसने उनके सामने दिया था कि फैगिन के जेब से उसने हैंडकरचीफ निकाल ली थी बिना उनको महसूस कराए. नंबर 7, वाई इज़ द ओल्ड जेंटलमैन रेफर्ड टू एज प्लेफुल. ओल्ड जेंटलमैन को प्लेफुल यहाँ पे क्यों कहा गया है? बिकॉज ही कॉल एवरीवन माय डियर, क्योंकि वो सभी को माय डियर कहकर संबोधित करते हैं. नंबर डी है, व्हाट डज द ओल्ड जेंटलमैन गिव ओलिवर एज ए गेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन. यहाँ पे जो ओल्ड जेंटलमैन यानी जो फैगिन होते हैं वो ओलिवर को एप्रिसिएशन के लिए क्या देते हैं? एप्रिसिएशन के भाव में उसको क्या देते हैं? अ शिलिंग. उसे देते हैं एक शिलिंग, जो कि यूनिट होता है मनी का, यूज्ड इन ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन में मनी होता है, उसको शिलिंग कहा जाता है. तो वो उसको क्या देते हैं? एक शिलिंग देते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर 3 ओलिवर लर्न न्यू गेम के सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, बुक्स बैक एक्सरसाइज सब कुछ हो गया. और आप इसे अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें. थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों. अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें. अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो आपके पास जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए. थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे.